diabetes. हेलो फ्रेंड्स, सवाल ये पूछा गया है कि हम आखिर ऐसा क्या करें जिससे कि हम अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकें। बहुत अच्छा सवाल है, ज़रूर बताऊंगा, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगा, मेरा काम है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो डायबिटीज़ है वो एक्चुअली में दो तरह से होती है। एक तो अगर इंसुलिन आपकी बॉडी में नहीं बन रहा है, जिसको कि हम बोलते हैं इंसुलिन, एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी, जो बीटा सेल्स के डिस्ट्रक्शन से होती है, और जो बीटा सेल्स या तो जेनेटिक कारणों से या ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण से बॉडी में नहीं बनती हैं, जिससे कि इंसुलिन आपकी बॉडी में बिल्कुल नहीं बनता। तो इसका तो बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। इंसुलिन आपकी बॉडी में नहीं बन रहा है तो इंसुलिन आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर जो इंसुलिन है वो आपको लेना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है। इंजेक्शंस उसके होते हैं, वो आपके डॉक्टर की सलाह से आप उसको देखिए कैसे आप ले सकते हैं। दूसरा जो है वो होता है रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट देना चाहता हूँ जिसका नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। एक्चुअली में होता क्या है कि इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझने के लिए एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि आप अपने घर में रहते हैं और ताला चाबी लगा के आप कहीं घूमने चले गए, तो इसके बाद इसको इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं कि आपका घर आप एक सेल है, और ये जो ताला चाबी है ये एक मैकेनिज़्म है जिससे कि आप अंदर आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, और आप खुद एक शुगर पार्टिकल हैं, और जो रोड है वो आर्टरीज़ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बाहर से घूम के आए हैं और आपने ताला खोला चाबी से और आप अंदर आ गए, तो बिल्कुल सेम इसी तरह हमारी बॉडी में भी होता है। जो आर्टरीज़ होती हैं उसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इंसुलिन क्या करता है, सेल के अंदर लॉक जो लगा है उसको खोलता है, और जो ग्लूकोज है ये सेल के अंदर चली जाती है। अब आपका अगर ये जो लॉक एंड की सिस्टम है ये ख़राब हो जाए तो इंसुलिन सेल के अंदर नहीं जा पाएगी, वो आर्टरीज़ में ही रहेगी, जिसके कारण हाइपरग्लाइसीमिया होगा। अब आप पूछेंगे कि ये मैकेनिज़्म ख़राब कैसे हो जाता है, तो इसका ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण है ओबेसिटी। ओबेसिटी, मोटापा, ये ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण है। इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है ये अगर आपकी डेवलप हो गई, और जैसे जैसे आपकी ओबेसिटी बढ़ती है तो ये उस तरह से आपकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ती रहती है, लेकिन इंसुलिन काम नहीं करती। बॉडी में शुगर की मात्रा हमेशा बढ़ी रहेगी, लेकिन अंदर सेल के अंदर नहीं जाएगी, सेल को मेटाबॉलिज्म को हेल्प नहीं करेगी। तो अब यहाँ सवाल ये आता है कि ये कैसे कंट्रोल किया जाए। इसको कंट्रोल करने के लिए 3 फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर है डाइट। तो हम पहले डाइट पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ओबेसिटी से रिलेटेड है, ओबेसिटी आपके डाइट से रिलेटेड है। तो डाइट में हम क्या खाएं क्या ना खाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है डायबिटीज़ के अंदर। देखिए, ना खाने की तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन हम क्या खा सकते हैं वो हम अगर सेलेक्ट कर लें तो हम डायबिटीज़ को किसी न किसी हद तक थोड़ा बहुत बिना दवाइयों के भी कंट्रोल किया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट में हमें होल ग्रेन्स खाने, मतलब वीट जो खाना है वो फुल वीट खाना है, उसमें से चोकर वगैरह नहीं निकालनी है। ब्राउन राइस खाना है। हम जो घर में तेल यूज़ करते हैं वो तेल कौन सा यूज़ करें, तो उसमें मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप ओलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, नट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, एवोकाडो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बटर यूज़ नहीं करना है और वनस्पति घी यूज़ नहीं करना है, बिकॉज़ ये जो सॉलिड चीज़ें होती हैं, वनस्पति घी भी या बटर भी, ये सैचुरेटेड फ़ैट होते हैं, और सैचुरेटेड फ़ैट जो है डायबिटीज़ के अंदर अच्छे नहीं होते। प्रोटीन में आप दूध ले सकते हैं, लेकिन वो दूध जो है उसके अंदर से फ़ैट निकला होना चाहिए। तो टोन मिल्क हो गया, ये सोया खा सकते हैं, टोफू खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, दही खा सकते हैं। ये चीज़ें हैं। अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं तो वाइट एग आप ले सकते हैं, रोस्टेड और बॉइल्ड चिकन भी आप खा सकते हैं, या फ़िश सबसे अच्छा सोर्स होता है, फ़िश खा सकते हैं। फ्रूट्स में क्या खाएं? फ्रूट्स में जो फ्रूट्स डायबिटीज़ के लिए अच्छे माने गए हैं वो है सेब सबसे अच्छा, अमरूद, उसके बाद नाशपाती और अंगूर। मसाले, मेथी एक ऐसा मसाला है जो अगर आप रेगुलर जिसका सेवन करेंगे
तो डायबिटीज़ को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डायबिटीज़ की डाइट में, वो है फाइबर। फाइबर एक्चुअली में दो तरह का होता है, एक तो जो बॉडी के अंदर घुल जाता है जिसको सॉल्युबल फाइबर कहते हैं, और एक होता है जो बॉडी में घुलता नहीं है, वो बस थोड़ा सा बल्क बनाता है जिसको इनसॉल्युबल फाइबर कहते हैं। तो जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो भी अच्छा है और जो सॉल्युबल है वो बहुत अच्छा है। क्यों बहुत अच्छा है मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। ये जो सॉल्युबल फाइबर होता है ये जब गट में जाता है तो एक जिलेटिन जैसी, एक जेली जैसी स्ट्रक्चर बनाता है, और वो जेली जैसी स्ट्रक्चर जो है, जो आपका इंटेस्टाइन का ल्यूमन है उसके चारों तरफ फैल जाती है। और चारों तरफ फैलने के बाद क्या होता है कि जो ग्लूकोज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने के बाद बने हैं उनको ब्लड में आना है, तो वो ब्लड में आने की जो उनकी रफ्तार है वो बहुत कम हो जाती है, तो हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होता। तो ये फाइबर अगर हम सॉल्युबल फाइबर अगर हम ज़्यादा खाएंगे अपनी डाइट में तो हमें बहुत डायबिटीज़ के अंदर हेल्प मिल सकती है। सॉल्युबल फाइबर कहाँ होता है ये सवाल पूछा जा रहा है अभी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एप्पल में, अगर फ्रूट्स के नाम पे आप एप्पल है, पियर है, साइट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज और मौसमी, इनके जूस नहीं लेने आपको, इनके आपको पूरा का पूरा होल फ्रूट खाना है। गुआवा है। पल्सेस की अगर आप बात करें तो दाल में मूंग दाल, मसूर दाल, राजमा, लेग्यूम्स, चना दाल। अगर हम सीड्स की बात करें तो फ्लैक्सी सीड्स या चिया सीड्स, ये भी अगर हम खाएंगे तो इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और वेजिटेबल में कैरेट, बीट रूट और ब्रोकली, ये भी बहुत अच्छा है। ओट खा सकते हैं, रागी, ज्वार, बाजरा, ये जो मोटा अनाज है इन सब में सॉल्युबल फाइबर होता है। तो सॉल्युबल फाइबर अगर आप खाएंगे तो ये बहुत अच्छा रहता है डायबिटीज़ के लिए। ये एक पूरी ल्यूमन के अंदर एक जेली की तरह फैल जाता है, और जेली की तरह फैल के ग्लूकोज को धीरे 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 करके ब्लड में बढ़ाता है, एकदम से ब्लड में शूटअप नहीं होता। आप क्या खाएं, वज़न के हिसाब से भी आपको डाइट लेनी पड़ेगी। अगर आप मोटे हैं और डायबिटीज़ है तो आप क्या खाएं, अगर आप पतले हैं आपको डायबिटीज़ है तो आप क्या खाएं क्या ना खाएं, ये बड़ा सवाल है। एक्चुअली में अगर आप और ज़्यादा जानने की इसमें आवश्यकता रखते हैं तो मैं आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करता हूँ, वहाँ पे आपको खाने से रिलेटेड बहुत कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। वेबसाइट है www.eatright.org। आप इस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और यहाँ पर आपके खाने से संबंधित सारे ही सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। दूसरा, एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको डायबिटीज़ को मॉनिटर करने में बहुत हेल्प मिलेगी, और वो इंस्ट्रूमेंट है सिर्फ 20 रुपये का मिलता है मार्केट में। इसका नाम है इंच टेप। अब आप कहेंगे साहब इंच टेप से हम कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। इंच टेप से हमें दो चीज़ें देखनी है। हमें अपना वेस्ट सरकमफ्रेंस मतलब कमर का सरकमफ्रेंस नापना है और हिप सरकमफ्रेंस नापना है। और ये जो रेशो है वेस्ट सरकमफ्रेंस ऑब्लिक हिप सरकमफ्रेंस, ये 0.9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप अच्छे हेल्दी हैं तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस 81 है और हिप सरकमफ्रेंस 90 सेंटीमीटर है तो आप बिल्कुल हेल्दी हैं। अगर ये 90 हो गया तो ये रेशो 1 हो जाती है, तो थोड़ा आप दूर चले गए। और अगर ये अगर आप 100 हो गया और हिप सरकमफ्रेंस 90 रहा तो ये 1.1 हो जाता है, जो कि ठीक नहीं है। तो आप अपना वेस्ट सरकमफ्रेंस और हिप सरकमफ्रेंस के आप उससे देख सकते हैं कि आपका क्या रेशो है। दूसरा, आपको ये भी जानना है कि आप मोटे तो नहीं हैं। वैसे तो मोटापा दिखता ही है, लेकिन एग्जैक्टली हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में देखने के लिए एक थंब रूल मैं आपको बता देता हूँ। हाइट इन सेंटीमीटर -100 इज इक्वल टू आइडियल वेट इन केजी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 5 फुट 3 इंच के हैं, एक इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो करीब आपकी हाइट हो गई 157 सेंटीमीटर। -100 इज इक्वल टू 57, तो 57 जो है ये आपका आइडियल वेट है। अब अगर आप 65 के हैं तो ये जो 57 और 65 का जो डिफरेंस है ये ओवर वेट है। और ये जो वेट है 5 किलो उधर और 3 किलो उधर, 8 किलो जो ये है, अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब भी चलेगा, लेकिन अगर ये कमर में ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हाइट
आप कैसे अपना हाइट को, सबको पता होता है, आप हाइट के हिसाब से अपना आइडियल वेट निकाल सकते हैं। और फिर वेस्ट सरकमफ्रेंस और हिप सरकमफ्रेंस से आप अपना रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा जो है वो आपको अपने साइंस और सिम्टम्स जो डायबिटीज़ के होते हैं उसके प्रति सचेत रहना पड़ेगा, जैसे पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, क्रेविंग फॉर फूड, वेट गेन, वेट लॉस। अगर ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आप बिना देरी करे 2 सैंपल ब्लड के दे दीजिए, एक फास्टिंग ब्लड सैंपल और एक खाना खाने के ठीक 2 घंटे बाद का सैंपल। और उसमें 3 टेस्ट आपको कराने होंगे, फास्टिंग ब्लड शुगर, पीपी ब्लड शुगर और ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ये मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया कि इन तीनों टेस्टों के रीडिंग के आधार पर ये डिसाइड हो जाएगा कि आप नॉन डायबिटिक हैं, डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं। तो आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। आपके साइन सिम्टम बॉडी में आपको आएंगे, आपका वेट कितना है, आपको डाइट क्या खानी है, इसके बारे में मैंने आपको बताया, जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, इसको कंट्रोल करने में आपका चाल चलन, आपका मतलब आपके खाने पीने का चाल चलन, आपके रहने सहने का चाल चलन, आपका उठने बैठने का, सीडेंट्री लाइफ का, एक्सरसाइज करने का जो आपका पैटर्न है वो, और आपका जो कैलोरीज़ हैं उनका जो मेज़रमेंट है, कितनी आपको चाहिए और कितनी आप खा रहे हैं, उससे बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये एनवायरमेंटल होता है, एक्वायर्ड होता है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये बिल्कुल टाइप 1 डायबिटीज़ से उल्टा है, जहाँ पे हमारे हाथ में कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं है। जेनेटिक फैक्टर्स हैं वो हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, ऑटो इम्यून डिजीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जो मेजॉरिटी में होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं। हमें अपनी आदतों में थोड़ा सा चेंज करके और खान पान में चेंज करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच लिसनिंग वेरी पेशेंसली। आई होप आपने ये एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।